अंधी सास की दो बिगड़ैल और दो संस्कारी बहू। लता अपने 4 बेटों के साथ रहती थी। उसके पति के देहांत के बाद अब वो चारों ही उसका सहारा थे। लता आंखों से अंधी थी, लेकिन उसने अपने मन की आंखों से देखकर अपने बड़े बेटों की शादी प्राची और प्रज्ञा नाम की दो बहुत ही संस्कारी लड़कियों से की थी। सासू माँ, मैं नदी पर कपड़े धोने जा रही हूँ, तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप भाभी को बोल देना। लता बहुत खुश थी क्योंकि उसे इतनी अच्छी बहुएं मिली थीं। वो उसका खूब ख्याल रखती थी। माँ, प्राची तो चली गई, मैं भी जाकर खाना बना देती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे आवाज देकर बता देना। हाँ हाँ बेटा, तुझे जो करना हो कर ले, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। लता की दोनों बहुएं उसका खूब ख्याल रखती थीं, जैसे कि उसे अपने हाथ से ही खाना खिलाना, शाम के समय गांव में कुछ देर सैर करवाना, वगैरह वगैरह। उनकी जिंदगी सुकून से कट रही थी। अरे बहू। जी माँ, तू जानती है कल तेरे दोनों देवर अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस गांव आ रहे हैं। सच माँ? तो फिर हमें कल के लिए तैयारियां करनी चाहिए। दोनों बहुएं अपने देवरों के आने की खुशी की तैयारियों में लग जाती हैं। लता के 2 छोटे बेटे गौरव और विशाल शहर में पढ़ाई के लिए गए हुए थे। एक तरफ घर में उनके आने की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गौरव, हम दोनों को तुम्हारी माँ और भाभियाँ अपना तो लेंगी ना? बिल्कुल, मैं अपनी भाभी जी और माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो तुम दोनों को बहुत खुशी से अपनाएंगी। अब तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन अगर नहीं अपनाया तो हम तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ देंगे। अब खुश? घर में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि गौरव और विशाल अकेले नहीं बल्कि अपनी दुल्हनों को साथ लेकर आएंगे। सुबह हुई और गौरव और विशाल अपनी अपनी दुल्हन अनिका और अंजू के साथ अपने घर पहुंचे। दोनों भाभियां खुशी खुशी अपनी देवरों के स्वागत के लिए आई, लेकिन दरवाजे पर आते ही वो हैरान हो गई। नमस्ते सासू माँ। अरे रे रे रे, अरे ये सासू माँ नहीं, भाभी माँ है। क्या ये भाभी है? मुझे इनके लुक से लगा कि ये हमारी सासू माँ है। कौन है ये लड़कियाँ? अरे भाभी माँ, ये आपकी देवरानियाँ हैं। देवरानियाँ? मतलब आपने शादी कर ली? लेकिन कब? वो भाभी, हम लोगों ने अब से कुछ महीने पहले एक मंदिर में शादी की थी। हमें लगा भी था कि आप लोगों को बता दें, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। तभी वहां लता अपनी छड़ी लिए हुए चली आई। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, अगर तुमने शादी की भी है तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं। जो तुम्हारी पसंद हो तुम उसके साथ खुश रहो। अरे प्राची बहू, नई बहुओं के गृह प्रवेश का सामान ले आओ। दोनों जेठानियों ने अपनी देवरानियों का गृह प्रवेश किया। कुछ दिनों बाद दोनों शहर की लड़कियों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सुनो अंजू, मुझे अभी थोड़ा सा काम है, तो तुम माँ को नाश्ता करा दो। बिल्कुल नहीं, मुझे भी बहुत काम है, मैं उस बुढ़िया को कुछ नहीं खिलाने वाली। अंजू, ये कहाँ की तमीज है? तुम माँ को बुढ़िया बुला रही हो? बुढ़िया को बुढ़िया ना कहें तो क्या जवान कहें? तुम दोनों कैसी बिगड़ैलों जैसी बातें कर रही हो। जाने दो, मैं ही खिला दूंगी। एक तरफ गांव की बहुएं अपनी सास की पूरी जी जान से खिदमत कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों शहरी बहुएं कुछ और ही कर रही थी। यार अनिका, इस गांव और इन गांव वालियों के बीच हम तो फंस गए हैं। सही कहा यार, यहाँ तो ना कोई फ्राइडे नाइट है, ना कोई क्लब, ना ही कुछ, और मेरा तो दिमाग खराब हुआ जा रहा है। तो दिमाग खराब मत कर, मेरे पास कुछ है। अंजू ने अपने बैग से शराब की बोतल निकाली। वो दोनों बस शराब पीने ही वाली थीं कि तभी उन्हें प्रज्ञा ने देख लिया। अरे 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 देवा, अरे देवा, ये तुम दोनों क्या कर रही थी? वो भाभी, ये मदिरा। अरे बिगड़ैलो, थोड़ी तो अपनी अंधी सास की शर्म करो। माना कि वो तुम्हें नहीं देख सकती, तो कम से कम तुम लोग ऐसी हरकतें तो मत करो ना। उनकी आवाजें सुनकर लता चिल्ला कर बोली, अरे बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो मैं अनिका और अंजू को कुछ गांव के तौर तरीकों के बारे में बता रही थी। प्रज्ञा उनसे शराब की बोतल लेकर चली गई। अंजू और अनिका दोनों मुंह सड़ा कर बोली, ये दोनों गवार और ये बुढ़िया खुद को समझती क्या है? अभी बताती हूँ इन्हें। चल, कुछ भी मत कर, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? देखती रहे। अनिका और अंजू की बातें उनकी देवरानी प्राची छिपकर सुन रही थी। ये दोनों क्या करने की सोच रही हैं? इससे पहले ये दोनों कुछ करें, मुझे कुछ करना होगा। प्राची ने सारी बात प्रज्ञा को बताई और उसे अपना प्लान समझाया।
प्रज्ञा को भी उसका प्लान पसंद आया। अंजू, अनिका, मुझे और प्राची को बाजार से सब्जी लानी है, तो तुम दोनों माँ का ध्यान रखना। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं और अंजू माँ का ध्यान अच्छे से रख लेंगे। अनिका अंजू को देखकर मुस्कुराई। अंजू भी उसकी बात समझ गई। ठीक है, आप दोनों बेफिक्र होकर जाइए। प्राची और प्रज्ञा बाजार के बहाने से गौरव और विशाल के पास गईं। वाह, अब होगा धमाल। मतलब ये कि अब ये घर पूरी तरह हमारा है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हो, मुझे भी तो बता कि हम क्या कर सकते हैं। बेचारी हमारी बूढ़ी सास तो हमें देख नहीं सकती, तो क्यों ना हम थोड़े से पैसे चुरा कर पार्टी करें। नॉट बैड। दोनों बिगड़ैल बहुओं ने अपने कपड़े बदले और अपनी सास की अलमारी को खोलकर उसमें से पैसे चुराने लगी। जल्दी कर अनिका। अरे बहुओं, तुम लोग क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, हम लोग आपके कपड़े समेट रहे। शुक्रिया बहू। हो गया। चल अंजू, और भी बहुत काम है। लता की दोनों छोटी बहुएं पैसे चुराकर जा ही रही थी कि तभी वहां पर उनके पति विशाल और गौरव आ गए और उनके साथ प्रज्ञा और प्राची भी थी। आप यहाँ? हाँ, हम। भाभी ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। मुझे तुम दोनों से ऐसी हरकत की उम्मीद कभी नहीं थी। जी वो। अरे, हमारी माँ अगर देख नहीं सकती है तो क्या तुम इस चीज का नाजायज फायदा उठाओगी? तुम दोनों क्या करने की सोच रही थी, हम सब जानते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती ऐसा करने को सोचने में भी? बोलो। अंजू और अनिका के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। देखो अनिका, अंजू, हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। ये सब हमने इसीलिए किया ताकि तुम दोनों सुधर जाओ। कभी भी किसी की परेशानी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। देखो अंजू, अनिका, हम तुम्हें समझा रहे हैं। या तो तुम हमारी माँ को अपनी माँ की तरह ही रखो, या फिर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम हमसे कोई उम्मीद नहीं रखना। अनिका और अंजू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हमें माफ कर दो, हम ना जाने ये क्या कर रहे थे, लेकिन आज हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम बहुत गलत थे। ये शहरी नशा हमारे दिमाग को चढ़ गया था, लेकिन अब हमें होश आ गया है। माँ, भाभी और आप सभी हमें माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो तुम लोग हमसे नहीं, माँ से मांगो। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भले ही इन आँखों से नहीं देख सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरी मन की आँखों से सब दिखाई देता है। मैं जानती थी कि मेरी बहुएं क्या कर रही हैं, लेकिन मैं चुप थी। अपनी सास की बातें सुनकर अंजू और अनिका की आंखें नम हो गईं। माँ, आप जानती थी, फिर भी आपने हमें कुछ नहीं बोला। हमें माफ कर दो। ज्यादा रोना अच्छा नहीं है। अब कभी भी ऐसी हरकतें मत करना। अनिका और अंजू को अब सब कुछ समझ आ चुका था। अब से वो रोज अपनी सास की सेवा करती थी और अपनी भाभीयों का काम में हाथ भी बटाती थी और सब कुछ ठीक हो चुका था। लक्ष्मी हाथों में थाली लिए अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। लक्ष्मी की एक बहू गोरी और दूसरी बहू काली थी, लेकिन लक्ष्मी के लिए उसकी दोनों बहू एक समान थीं। तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो, इसलिए हमेशा एक साथ खुश रहना। क्या कहा? मैं और इस काली कलोटी के साथ हंसी खुशी रहूंगी? अरे मैं तो इस कल्लो की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अब तुम ही दोनों इस घर की जिम्मेदारियों को संभालोगी। जी माँ जी। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल निभाएंगे। मेरी कल्लो देवरानी जी, माँ जी के सामने जितना सती सावित्री बनना है बन लो, लेकिन माँ जी तो हमेशा मेरे ही गुणगान करेंगी, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत और समझदार जो हूँ। सीमा गोरी थी, लेकिन उसके अंदर काला था। वहीं गंगा रंग से काली होने के बाद भी दिल बहुत साफ था। शादी के कुछ ही दिनों में दोनों बहू लक्ष्मी का दिल जीत लेती हैं, जिसके चलते लक्ष्मी परेशान होने लगती है। मेरी तो दोनों ही बहू हर काम में अव्वल है। दोनों में से कोई भी किसी में कम नहीं है। घर की भागदौड़ से लेकर जिम्मेदारियां दोनों ही बखूबी संभाल रही हैं, लेकिन इस घर की चाबी देने के लिए तो मुझे किसी एक को चुनना होगा। इस बात से लक्ष्मी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके चलते वो अपनी सहेली रूपाली के घर जाती है। अरे रूपाली बहन, कैसी हो तुम, और तुम्हारी बहू कैसी है? बहन क्या बताऊं, मेरी बड़ी बहू लड़ाकू है और मैंने घर की चाबी गलती से उसे ही दे दी। अब वो मेरी छोटी बहू के ऊपर हुक्म चलाती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। लो जी लो, कर लो बात। तुम क्या मुझे सॉल्यूशन दोगी?
तुम्हारे घर में तो खुद खिचड़ी पक रही है। मेरे पास तेरे लिए एक सुझाव है, अगर तुझे ठीक लगे तो। ऐसा कहकर रूपाली लक्ष्मी के कान में उसे अपना आइडिया बताती है, जिसे सुनकर लक्ष्मी खुश हो जाती है। अरे वाह बहन, तुमने तो कमाल का आइडिया दिया है। इससे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं, जिसके बाद लक्ष्मी अपने घर पहुंचती है और अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, वैसे तो तुम दोनों ही इस घर की जिम्मेदारियों को संभालने के काबिल हो, लेकिन मुझे किसी एक को चुनना होगा, और उसके लिए जो इस घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से और इस घर की बचत को अच्छे से संभालेगी, मैं उसको ही चाबियां दूंगी। आखिरकार मुझे जिस दिन का इंतजार था वो आ ही गया। अब इस घर की चाबियां मैं संभालूंगी और घर के बाकी के सारे काम ये कल्लो माई संभालेगी। वैसे भी ये काली कलोटी घर के कामकाज करने लायक ही है। अरे सीमा बहू, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आओ। हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। सीमा फौरन किचन में जाती है और एक कड़ाकेदार चाय बनाकर अपनी सास को पिलाती है। अरे वाह, चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। उस दिन के बाद से सीमा कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे वो अपनी सास की चापलूसी करने से पीछे रह जाए। लेकिन वहीं गंगा की सादगी और उसकी समझ लक्ष्मी को बहुत भाती है। माँ जी, आपको कितनी बार मैंने कहा है रात को बिना दवाई लिए मत सोया करो। ये लो, मैं आपके लिए आपकी दवाई लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लो और आराम से सो जाना। अरे बहू, तू कितनी समझदार है और सबका कितना ख्याल रखती है। गंगा को दवाई देते हुए सीमा देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है। इस कंपटीशन में गंगा भी फुल टू फुल परफॉर्म पर है, लेकिन ये अपनी एडी का जोर लगा ले। घर की चाबियां तो माँ जी मुझे ही देंगी, ऊपर से मैं इतनी सुंदर और गोरी जो हूँ। अगले दिन जब सवेरा होता है, लक्ष्मी सुबह की सैर करने निकल रही होती है। तभी सीमा उसकी शॉल लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, अरे माँ जी, आपको तो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ये लो, मैं आपके लिए आपका शॉल लेकर आई हूँ। लेकिन बहू, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, तुम इस समय मुझे ये क्यों दे रही हो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जानती हूँ बहू, तुम मेरी बहुत चिंता करती हो, लेकिन इतनी चिंता भी मत करो। चलो, मैं सुबह की सैर के लिए निकलती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी निकल जाती है और सैर करने के बाद वो अपनी सहेली रूपाली के घर पहुंच जाती है। जब से मैंने घर की चाबियों का जिक्र किया है, मेरी दोनों बहुओं का व्यवहार पहले की तरह ही अच्छा है। लेकिन तुम तो जानती हो, मैं बड़े औहदे से किसी को चाबी नहीं देना चाहती। चाबियां लेने के लायक बहू होनी चाहिए। ये तो तुमने सही कहा। अब प्लान बी का इस्तेमाल करना होगा। रूपाली फिर से लक्ष्मी के कान में कुछ गुनगुनाती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां खूब हंसती हैं। कुछ देर बाद लक्ष्मी वापस अपने घर लौट आती है और अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। कल गंगा को मैं अपने साथ एक रिश्तेदार के घर ले जाना चाहती हूँ। सीमा बहू, तुम बहुत समझदार हो, इसलिए घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभालूंगी। यही तो मौका है जिसे मैं ढूंढ रही थी। अगले दिन लक्ष्मी गंगा को लेकर रिश्तेदार के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद एक घर पर गरीब औरत हाथ में एक छोटे से बच्चे को लिए आती है और दरवाजा बजाते हुए कहती है, भगवान की दुआ से इस बेचारी भिखारन को 2 रोटी खिला दो। भगवान तुम्हें सदा खुश रखेगा। अहो, गांव बसा नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। अरे तुम लोगों को चैन नहीं है क्या? देखो, यहाँ कुछ नहीं है, चली जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो बहन, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मेरे मुन्ना ने भी कुछ नहीं खाया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। आखिरकार तुम भिखारियों का कुछ नहीं हो सकता। यहीं रुको, कुछ बचा कुचा होगा तो लेकर आती हूँ। सीमा रसोई में जाती है और एक सूखी रोटी पर प्याज रख कर ले आती है। ये ले भिखारन, खा ले। उस औरत का सूखी रोटी देखकर बहुत मन उदास होता है। वो वहीं बैठकर खाने वाली होती है कि तभी सीमा उसे भगा देती है। यहाँ बैठकर खाने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से चली जाओ। खाना को दे दिया ना, वही काफी है बस। बेचारी भिखारन वहां से चली जाती है और अगले दिन लक्ष्मी अपनी छोटी बहू के साथ वापस आ जाती है।
अरे वाह बहू, तुम सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी हो। तुमने तो राशन की बचत की है, ये कैसे किया तुमने? माँ जी, ये तो एक समझदार गृहिणी का काम है जो घर की बचत करके चले। बस ये तो मेरे इन हाथों में ही है। बड़ी बहू की परीक्षा लेने के बाद लक्ष्मी अपनी छोटी बहू को आजमाने के लिए कुछ दिन बाद अपनी बड़ी बहू को अपने साथ किसी रिश्तेदार के घर ले जाती है। उसके जाने के बाद वही भिखारन औरत फिर से घर पर आती है। दरवाजा खोलो, कोई इस भिखारन को खाना खिलाओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। जैसे ही गंगा अपने दरवाजे पर एक भिखारन को देखती है, वो उससे कहती है, अरे अरे, लगता है आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। सही कहा आपने, मेरा मुन्ना और मैं भूखे हैं, हम गरीब की मदद करो। आओ आओ, अंदर आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। गंगा भिखारन को सोफे पर बिठाकर उसके लिए कुछ फल फ्रूट लेकर आती है। घर में बचा कुचा तो कुछ नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आप बासी खाना खाओ। आप इतने ये फल खाओ, मैं आपके लिए ताज़ा खाना बना देती हूँ। गंगा रसोई में जाती है और बेचारी भिखारन के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाती है, जिसके बाद वो उस भिखारन को पेट भरकर खाना खिलाती है। तभी लक्ष्मी अपनी बड़ी बहू को लेकर वापस घर आ जाती है। मैंने तुम दोनों को परखने के लिए ये सब किया। ये भिखारन मेरी सहेली की बहू है और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं चाबियां किसको दूंगी। मैं जानती हूँ, वो खुशनसीब मैं ही हूँ जो घर की चाबी संभालेगी। मैं ये सारी चाबियां गंगा को देना चाहूंगी। माना वो ओहदे में छोटी है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन सीमा बहू, तुम बड़ी तो हो, परंतु किसी गरीब को खाना न खिलाकर घर का राशन बचाने में कोई समझदारी नहीं है। हमें हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। इसीलिए छोटी बहू इन चाबियों को संभालने के काबिल है। लक्ष्मी चाबियां गंगा को दे देती है। उस दिन सीमा को समझ आ जाता है कि सुंदरता और दिखावे से कुछ नहीं होता, हमें अंदर से साफ दिल होना चाहिए।